मृत्यु के बाद का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर विज्ञान ने भी आज तक किसी प्रकार की रोशनी डालने की कोशिश नहीं करी। क्या होता है मृत्यु के बाद हमारे इस पाक शरीर का, जो मिट्टी में तो मिल जाता है परंतु आत्मा के स्वरूप में वो हवा में यूं ही विलीन होती है। आत्माओं का अस्तित्व जरूर होता है, अन्यथा मुक्ति नामक चीज की उत्पत्ति शायद नहीं होती। आज की कहानी रहस्य और रोमांच के साथ खौफ से भी भरी है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक मनीष, जिसे बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी जो बाद में जाकर उसका पेशा भी बन गई। मनीष को आश्चर्यजनक रूप से अपने आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाई देते जिनकी उपस्थिति अगल बगल खड़े लोग महसूस ही नहीं कर पाते। मनीष सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाई देने वाली उन अदृश्य शक्तियों से बातें भी करता था। ये शायद उसके लिए कुदरत की दी हुई एक अद्भुत शक्ति थी और उसकी यही शक्ति उसका पेशा बन गई, जिसके माध्यम से उसने कई लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाया। इस कहानी की दूसरी मुख्य किरदार है रोशेल, जो यूएस की निवासी है, परंतु रोहित से विवाह होने के कुछ दिन बाद ही दोनों इंडिया शिफ्ट हो गए। और उसके बाद शुरू हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी कल्पना रोहित और रोशेल ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं करी होगी। मिस्टर नरूला भारतीय रेल विभाग में एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में भी किसी प्रकार की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे रोहित को उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजा, जिधर पढ़ाई करते करते रोहित की मुलाकात रोशेल नाम की एक लड़की से हुई। प्यार अपने परवान पर चढ़ गया था और अपने मां बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर रोहित ने रोशेल से शादी कर ली। रोशेल से विवाह करने से उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल गई और शादी करके दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच रोहित के संबंध अपने माता पिता के साथ बिगड़ते गए, परंतु जैसे हर जख्म को भरने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों में आई इस दरार को भरने में भी थोड़ा समय लगा। ऊपर वाले ने रोहित और रोशेल को एक सुंदर सी बेटी से नवाजा और उनकी जिंदगी में आए खुशी के ये पल ही परिवार वालों से दोबारा जुड़ने का रास्ता बने। रोहित के पिताजी को जैसे उनके दादा बनने की खुशखबरी मिली, वो फूले नहीं समाए और सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी पोती को देखने अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने रोहित से गुजारिश भी करी कि वो अब भारत में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां भी बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां हैं जहां उसे और रोशेल को आराम से नौकरी मिल जाएगी। अपने पिता की कही हुई बातों पर अमल करते करते रोहित को 2 साल लग गए, परंतु देर आए दुरुस्त आए। इस बीच उनकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा था। साल 2003 में रोहित सपरिवार इंडिया शिफ्ट हो गया, जिधर उसके पिताजी ने उनके रहने वास्ते एक अलग सा बंगला खरीद रखा था। रोहित और रोशेल को यह बंगला बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। इसका समंदर के पास अवस्थित होना इसी घर से शुरू हुआ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जिससे रोहित आज भी उबरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने
उसने अपनी पत्नी रोशेल को मौत के मुंह में खुद को जानबूझकर धकेलते हुए देखा था। रात करीबन 1 बजे रोहित की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी रोशेल वहां मौजूद नहीं है। वो उसे खोजता खोजता छत पर जा पहुंचा और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि रोशेल छत के किनारे पर खड़ी थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती तो सीधा मौत के मुंह में होती। रोहित धीरे धीरे तबे पांव उसके पीछे पहुंचा और पीछे पहुंचकर एक ही झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। रोशेल अजीब निगाहों से रोहित की ओर देख रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों में कई सवाल छिपे हों। उसे कोई मालूमात नहीं थी कि वो रात के इस पहर छत पर अकेली कैसे पहुंची। रोशेल को लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रही हो, परंतु जो कुछ भी वहां हो रहा था वो एक सच था, ना कि कोई तिलिस्म। रोहित को लगा शायद रोशेल नींद में चलते चलते यहां तक पहुंच गई होगी, परंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि रोशेल को नींद में चलने की बीमारी तो थी ही नहीं। कुछ भी याद नहीं था उसे कि वो वहां कैसे पहुंची। थोड़े दिन में रोहित और रोशेल दोनों ही इस घटना के बारे में भूल चुके थे और एक बार फिर से सामान्य रूप से जीवन जी रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे रोहित अंदर तक सहम गया था और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जीवन के उस पार के जीवन की बातों पर विश्वास करने लगा। रोहित और रोशेल को भारत में शिफ्ट हुए करीबन 2 महीने हो चुके थे। रोहित के पिताजी मिस्टर नरूला ने उन्हें समंदर किनारे एक बंगला उपहार में दिया। एक दिन रात अचानक रोशेल कमरे से गायब थी और खोजने पर वो घर की छत पर एक किनारे पर मिली। रोशेल को खुद मालूम नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची और ना ही रोशेल को नींद में चलने की आदत थी। ये घटना आई गई हो गई, परंतु इस घटना के कुछ दिन बाद और एक घटना घटी जो अविश्वसनीय थी रोहित के लिए। उस दिन रोहित को घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात करीबन 1 बजे जब वो घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोशेल इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकती, इसका रोहित को यकीन था। इसलिए रात के इस वक्त घर का दरवाजा खुला होने से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। घर के अंदर घुसते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, परंतु 4-5 बार आवाज लगाने के बाद में भी, बेडरूम की जांच करने के बाद भी रोशेल का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच अजीब से सन्नाटे को चीरती हुई उसने अपनी बेटी अनीता की रोने की आवाज सुनी। यह आवाज अनीता के कमरे से आ रही थी। वो दौड़ता हुआ जब कमरे में गया तो भय से उसके पांव कांप रहे थे। अनीता कमरे के किनारे में बैठी थी और रोशेल अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान और आंखों में क्रोध लिए अनीता को घूरे जा रही थी। पहली बार रोहित ने अपनी पत्नी रोशेल पर हाथ उठाया और अचानक ही सब कुछ मानो सामान्य सा हो गया। रोशेल को कोई होशो हवास नहीं था कि अब से कुछ देर पहले वो अपने ही बच्चे के साथ क्या कर रही थी।
पर अनीता, उसे सब कुछ याद था, क्योंकि यह हादसा उसी के साथ हुआ था। अनीता ने रोहित अर्थात अपने पापा को बताया कि वो कमरे में सोई हुई थी। तभी अचानक किसी ने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया, और जब अनीता ने अपना होश संभाला तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां ही है, जो उसे किसी अजीब सी भाषा में गुस्से से कुछ कह रही है। वो कभी रो रही थी और कभी अपने आप हंसने लग रही थी। अनीता ने बताया कि रोशेल अर्थात उसकी मां अपने बाल खोलकर जोर जोर से सर को घुमा रही थी, और आज अगर उसके पापा टाइम पे नहीं आते तो शायद अनीता इस दुनिया में नहीं होती। अगले ही दिन रोहित ने अपनी बेटी अनीता को उसके दादा दादी के पास भेज दिया और जल्द से जल्द किसी मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने की सोची। उस दिन रात को जब रोहित की आंख खुली तो एक बार फिर से रोशेल अपने कमरे से गायब थी। पूरे घर में खोजबीन करने के बाद रोशेल फिर से अनीता के ही कमरे में मिली, और इस बार वो टकटकी लगाए सीलिंग फैन की ओर देख रही थी। रोहित ने जब उसे जोर से झकझोड़ा तो रोशेल ने उसकी तरफ क्रोधित निगाहों से देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए उसे उर्दू भाषा में अपशब्द कहने शुरू कर दिए। चिल्लाने के साथ साथ रोशेल चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। रोहित ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो शांत होती गई और रोहित ने बिना समय गवाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सारे टेस्ट्स करवाए। टेस्ट्स के परिणाम सभी ठीक थे। डॉक्टर्स की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोशेल को यहां लाया क्यों गया था, क्योंकि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। रोहित से रोशेल की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अंततः उसने अपने पिता मिस्टर नरूला को सारी घटनाएं विस्तार से बताई, और तब जाकर इस कहानी के और एक प्रमुख पात्र मनीष का नाम प्रकाश में आया। मनीष को बचपन से ही अपने आसपास मृत लोग दिखाई देते थे, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। रोहित के घर में प्रवेश करते के साथ ही मनीष के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे स्पष्ट रूप से इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। रोहित की बेटी अनीता के कमरे से एक जोरदार आवाज आई, जहां उसकी बीवी रोशेल आराम कर रही थी। दौड़कर जब वो कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर पड़ी चादर इस वक्त रोशेल के गले के चारों तरफ लपेटी हुई थी, और चादर का दूसरा कोना पंखे से। रोशेल ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, परंतु उसकी यह कोशिश रोहित और मनीष के ऐन वक्त कमरे में पहुंचने से विफल हो गई। इस अंतराल में रोशेल उन्हें एक अजीब सी आवाज में कुछ अपशब्द कहे जा रही थी। मनीष ने रोशेल का हाथ अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शुरुआत में रोशेल धीरे धीरे शांत होती गई, परंतु उसके कुछ क्षण बाद ही मनीष के शरीर से पसीने छूटने लगे और उसके गले से मंत्रों का उच्चारण एकाएक रुकने लगा। रोहित ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मनीष का हाथ खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। करीबन 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया, उसने रोहित से कहा कि हमें किसी भी तरह रोशेल को उस कमरे से बाहर निकालना होगा। मनीष और रोहित
एक बार फिर कमरे के अंदर गए और एक बार फिर शुरू हुआ। सबकी आंखों के सामने मनीष इस बार दिमागी तौर पर तैयार था, क्योंकि उसे जिंदगी और मौत का सिलसिला, उसने सीखी हुई सभी शिक्षा का उपयोग कर उस आत्मा पर काबू पाने की पूरी कोशिश करी। और इस बार वो सक्षम भी हुआ। दोनों ने मिलकर रोशेल को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से घर से बाहर निकलते के साथ ही रोशेल की तबीयत में पूर्ण रूप से सुधार हो चुका था। आश्चर्यजनक बात तो वो थी जो मनीष ने बताई। उसने कहा कि इस घर के उस कमरे में इस घर के पुराने मालिक की बीवी ने अपने पति की बेवफाई के कारण उस पंखे से लटककर आत्महत्या करी थी, और अपने पति की बेवफाई के कारण ही शायद वो उस कमरे में किसी भी महिला को नहीं देख सकती। आज रोशेल सही सलामत है, पर वो घर आज भी वीराना पड़ा है। और ये थी आज की एक कहानी।